हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। कल्याणी फेरेस्टा पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। कल्याणी फेरेस्टा ग्रीन स्टील के तथ्यों को ध्यान में रख करके बनाया गया और उसे केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में शामिल हैं और भाजपा से केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। ग्रीन स्टील क्या होता है? विश्व का पहला देश है स्वीडन, जिसने एक ऐसा स्टील बनाया जिसमें जीवाश्म से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ शामिल नहीं था। यानी उसमें जो ईंधन लगा उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं के बराबर था। जैसे हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया, बिजली का प्रयोग किया गया और ऐसे अन्य पदार्थ का प्रयोग किया गया जिससे कार्बन का उत्सर्जन ना हो या जीरो हो। भारत में ऐसा पहला ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा बनाया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को कल्याणी फेरेस्टा एक ब्रांड है। अब ये एक नया ब्रांड है जो ग्रीन स्टील के ब्रांड के रूप में जाना जाएगा। भारत का ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। कल्याणी फेरेस्टा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है और इसे 20 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया और यह स्टील सारलोहा एडवांस्ड मटेरियल्स पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा बनाया गया है। कल्याणी समूह कंपनी के द्वारा कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड का ग्रीन स्टील बनाया गया है और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया गया है जिसमें पर्यावरण में शून्य कार्बन फुटप्रिंट छोड़े गए। मतलब कि इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं है। पर्यावरण को नुकसान नहीं है। इस्पात उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर CO2 का उत्सर्जन 7% का योगदान देता है। अब देखिए,
जितना पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन होता है यानी CO2 का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसका 7% इस्पात उद्योग से निकलता है। विश्व के कुल CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कुल CO2 का 7% इस्पात उद्योग से निकलता है। अब मान लीजिए कि जितना इस्पात उद्योग से निकलता है 7% निकलता है। अब मान लीजिए 7% बराबर 100 यूनिट, तो भारत इसमें 12% का योगदान देता है, यानी 100 यूनिट में 12 यूनिट भारत उत्पादित करता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि कुल का जो है कुल इस्पात कार्बन का भारत 12% देता है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन ये हो जाता कि 7% जब विश्व का होता है तब भारत 12% कैसे देता है। भाई 12% भारत इस 7% का 12% देता है। अगर 7% को 100 यूनिट में यानी 100% मान लिया जाए तो इस 100% में 12% भारत जो है योगदान देता है। यानी इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन में जितना कार्बन उत्सर्जन इस्पात उद्योग का होता है, चाहे वो 100 होता हो चाहे वो 1,00,000 होता हो, इसका 12% इस्पात उद्योग के कुल उत्पादन का 12% भारत देता है, ना कि टोटल उत्पादन का 12%। जो इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग पूरे विश्व में जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होता है उसमें से 7% इस्पात उद्योग का होता है, और इस 7% में जितना होता है उसका 12% अकेले भारत उत्पादित करता है, जबकि चीन जो है नंबर 1 पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन करने में भारत चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। वर्तमान में चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है दूसरा, और पहला किसका है? पहला है चीन का। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। अब ग्रीन स्टील क्या होता है? भाई ग्रीन स्टील का पहला ब्रांड तो बन गया कल्याणी फेरेस्टा, ठीक है। ये होता क्या है? ग्रीन स्टील में जीवाश्म का प्रयोग नहीं होता है। यानी ग्रीन स्टील हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण और बिजली का उपयोग करके स्टील का उत्पादन किया जाता है। इसमें जीवाश्म का प्रयोग नहीं होता है। विश्व में स्वीडन ऐसा पहला देश है जो जीवाश्म मुक्त स्टील बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है, जिसे ग्रीन स्टील कहा गया। पूरे विश्व में देखा जाए तो पहला देश है स्वीडन, जिसने जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया और उसे ग्रीन स्टील कहा गया। ग्रीन स्टील में जो भारत में बनाया गया, हाइड्रोजन का उपयोग,
कोयला गैसीकरण का उपयोग और बिजली का उपयोग करके बनाया गया। वर्तमान में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है और इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CO2 का उत्सर्जन का 7% उत्पादन करता है। RBI का मालदीव के साथ करेंसी स्वैप समझौता। देखिए 2012 में भारत सरकार ने सार्क देशों को भुगतान संतुलन के संकट से निकलने के लिए संतुलन को ध्यान में रख करके एक अनुमति दी गई थी और ये एक बात कहा गया था कि अगर हमारे सार्क जो देश हैं, सदस्य देश हैं, उन लोगों को अगर किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय तीसरी मुद्रा की आवश्यकता होती है और उन्हें दिक्कत दिखाई देता है तो वो अपने स्थानीय मुद्रा में हमारे भारतीय मुद्रा से अपना व्यापार आदि करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो अगर ऐसा पहल करना चाहेंगे तो हम उसमें बढ़ करके भागीदारी करेंगे। उसके बाद 2019 से 2022 के बीच में इन देशों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया, तैयार किया गया, लेकिन 2022 में यह समाप्त हुआ। उसके बाद फिर RBI ने अपने सार्क देशों के साथ फिर इस समझौते को करने के लिए आगे बढ़ी है। उसमें का पहला पड़ाव है कि मालदीव के साथ RBI ने यह समझौता किया है। RBI ने यह समझौता किया है। सार्क देशों में पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। अब इन देशों के अपने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, लेकिन भुगतान संतुलन के लिए हर देश चाहता है कि उसके स्थानीय मुद्रा में लेन देन हो, परंतु स्थानीय स्थिति को देख करके और विश्व में उसके मुद्रा का मानक देख करके, स्थान देख करके यह निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर को विश्व का विनिमय का साधन बनाया गया है, लेकिन द्विपक्षीय समझौतों के साथ देश अपने हिसाब से अपने देश के स्थानीय मुद्रा में बिना किसी तीसरी मुद्रा के शामिल किए आवागमन यानी व्यापार का लेन देन करते हैं। उसी का एक पड़ाव है जिसे RBI ने मूर्त रूप देने की कोशिश की है। तो RBI के द्वारा मालदीव के साथ, मालदीव की राजधानी है माले और यह लक्षद्वीप के निकट है, के निकट अरब सागर में, कह सकते हैं अरब नहीं, अब हिंद महासागर, सीधे बोलिए कि हिंद महासागर में है। और ये भारत का तीसरा सबसे निकट समुद्री पड़ोसी है। पहला कौन है? श्रीलंका। दूसरा कौन है? इंडोनेशिया। तीसरा है मालदीव। अब यहाँ पे नहीं कह सकते कि बांग्लादेश तो एकदम सरबगलन है, जो कि बांग्लादेश स्थलीय सीमा से भी लगता है, समुद्री सीमा से भी लगता है। म्यांमार स्थलीय से भी लगता है, समुद्री से भी लगता है। पाकिस्तान स्थलीय से भी लगता है, समुद्री से भी लगता है। लेकिन जो केवल समुद्री से लगता है, मैंने उसकी बात किया है। RBI ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन किया है? मालदीव के मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी
और भारत का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों लोगों ने मिल करके समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ध्यान रहे, प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में भारत और मालदीव के बीच स्वैप करेंसी स्वैप समझौता किया गया, उस पर हस्ताक्षर कौन कौन किया है? तो हस्ताक्षर आरबीआई ने किया है और एमएमए ने किया है। यह समझौता एमएमए मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी और आरबीआई के अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलियन यूएस डॉलर तक कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। और यह समझौता संबंधित देशों को जो देश समझौते में शामिल होंगे उसे बोलते हैं संबंधित देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा के बगैर यूएस डॉलर जैसी, ये डॉलर का सिंबल है, डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। उसके प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है। मतलब ये है कि अब इन्हें डॉलर का इंतज़ार नहीं करना होगा कि जब डॉलर आए तो हम भारत से आयात निर्यात करें। नहीं, आप भारत से अपनी मुद्रा में और भारतीय रुपया में और अपनी मुद्रा में आयात निर्यात कर सकते हैं, बशर्ते वो अधिकतम 200 मिलियन डॉलर होगा। और ये भी कम नहीं होता है, शुरुआती है तो बहुत है इतना। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2012 को सार्क सदस्य देशों के साथ विदेशी मुद्रा की अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए मंजूरी दिया था। अब देखिए, भारत सरकार ने 2012 में ही ऐसी अनुमति दे दिया था कि ठीक है, मैं मंजूरी देता हूं, और ये सार्क देशों के लिए है, वो हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। हम उनको भुगतान संतुलन के लिए उन्हें किसी तीसरी मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे अपने मुद्रा में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके लिए पहली बार नीति 2019 से 22 के तहत बनाया गया था। अब जो कि 22 समाप्त हो गया है, तब एक नई समझौते की रिक्वायरमेंट है, उसे फिर से संशोधित करने की ज़रूरत है। और उसी पे भारत सरकार अर्थात आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का केंद्रीय बैंक अपने सार्क देशों के समकक्षों के साथ यह कार्य करने के लिए फिर से शुरू कर दिया है काम। तो मैं यहाँ पे क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।